नॉर्मल साइकोलॉजी में हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे हम डिसऑर्डर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डिसऑर्डर की? प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मतलब कि दुनिया में कितना पाया जाता है परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 0.4% पॉपुलेशन में पाया जाता है, या फिर 1 in 300 पीपल, ऐसे करके। एज ऑफ ऑनसेट कौन सी एज में स्टार्ट होता है? टीन एज में स्टार्ट होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली अडल्टहुड में। कौन से जेंडर ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं? ज़्यादा आदमियों को होता है या ज़्यादा औरतों को? फिर है टाइप्स, कितने सब टाइप होते हैं इसके, कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो आपका स्किज़ो अफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर टाइप का होता है। तो यहाँ पर कॉजल फैक्टर्स के बारे में, तो कॉजल फैक्टर्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। मतलब कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है उस वजह से आपको बीमारी हुई है, या नहीं तो कोई स्ट्रेस ट्रॉमा की वजह से, या नहीं तो सोसाइटल फैक्टर, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई बीमारी को ट्रिगर करने के लिए। फिर है कोमॉर्बिडिटी, मतलब कि जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो किसी उसके साथ और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे अगर एंजाइटी है तो डिप्रेशन भी हो जाता है, अगर एडीएचडी भी हो जाता है, तो ऐसे करके कौन कौन सी बीमारियां कोमॉर्बिड होती हैं जो आप बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उसके साथ। फिर है डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, अब आपको अगर बीमारी हो गई है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, या फिर अगर वो क्योरेबल नहीं है तो उसको कैसे मैनेज करें। फिर है और थोड़ा सा मिसलेनियस, थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे केस स्टडीज़ के कोई इंपॉर्टेंट केस स्टडी उस बीमारी को लेके। इसके अलावा प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं कि कोई वो बीमारी आपको हो ही ना। रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर होते हैं जो उस चांसेस को बढ़ा देते हैं आपको बीमारी होने के, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो चांसेस को कम कर देते हैं। जैसे अगर एक अब्यूजिव हाउस होल्ड है तो वह है रिस्क फैक्टर, और अगर एक हेल्दी लविंग हाउस होल्ड है तो वो होगा प्रोटेक्टिव फैक्टर। क्योंकि अब्यूजिव हाउस होल्ड जो है वो आपके कोई बीमारी होने के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है, और अच्छा सपोर्टिव हाउस होल्ड होगा तो वो कम कर देता है उस चांस को। और इसके अलावा है इम्पैक्ट ऑन लाइफ, उस बीमारी का कोई इंसान अगर किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसके जीवन पर क्या इम्पैक्ट रहता है वो। तो ऐसे पढ़ते हैं हम पूरे डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में, लाइन वाइज। अब हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जो मेंटल डिसऑर्डर की एक सब कैटेगरी है। 2 तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स और न्यूरोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक होता है जिसमें आपका जो रियलिटी से कनेक्ट है ना वो टूट जाता है, आपको पता नहीं है कि जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ वो रियल है या फिर ये मैं सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है। और न्यूरोटिक होता है जिसमें आप इन टच होते हैं विद रियलिटी। फिर है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में फ़र्क ये है कि हेलुसिनेशन होता है आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे अगर आप कोई ऐसी आवाज़ सुन रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो वो होगा विजुअल हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन हो गया आपके 5 टाइप के हो गए, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसके हिसाब से। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो होती है फिक्स्ड रॉन्ग बिलीव्स, फिक्स्ड रॉन्ग थिंकिंग। जैसे अगर आप ये सोचने लग जाएं कि अरे मैं जो भी एक्शंस ले रही हूँ ना ये मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये मेरे दिमाग में फीड करे जा रहे हैं, ये हो गया। या फिर आप ये सोचना कि अरे ये जो टीवी है, ये जो न्यूज़ है, ये सब कुछ मेरे को कोई कोड लैंग्वेज में कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ये होता है डिल्यूजन, जिसमें आपको लगता है कि ऐसा है। ये इसमें आप कुछ फील नहीं कर रहे हैं, ये आपका बिलीफ है ना, ये फिक्स्ड बिलीफ हो गया। न्यूरोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन वगैरह। यहाँ पर इंसान ने जब रियलिटी और इमेजिनरी के बीच में कनेक्शन लूज़ कर दिया है तो उसको पता नहीं चलता है कि वो इल है, वो मेंटली इल है, अभी उसकी तबीयत ख़राब है, उसको ये पता नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है वो इन टच है विद रियलिटी के, तो उसको पता चलता है, और फिर उसको पता चलता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम और हर, और फिर वो मे बी थेरेपी या हेल्प सीख करता है। फिर है इसके एग्जाम्पल, तो साइकोसिस हो गया जिसमें आप रियलिटी से टच खो देते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, और जब आप कोई हेलुसिनोजन जैसे ड्रग लेते हैं तो भी आप हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। फिर है न्यूरोसिस में आपके और बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि ADHD हो गया, OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अलावा एंजाइटी, फोबियाज, ये सारी चीज़ें होगी। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान जो है वो रियल और इमेजिनरी के बीच में कनेक्शन खो देता है, और उसको ये नहीं पता चलता है कि वो जो चीज़ें सोच रहा है वो ऐसी इमेजिन्ड है
और ना कि रियल हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1810 में जॉन हैस्लम के द्वारा, बट जर्मन साइकाइट्रिस्ट एमिल क्रैपलिन का इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने बोला कि उन्होंने 3 मोटे मोटे सिम्टम्स जो हैं वो कैटेगराइज करे। पहला है कैटाटोनिया, जो है उसमें है एबनॉर्मल मूवमेंट या फिर लैक ऑफ मूवमेंट, मतलब या तो इंसान जो है वो किसी ऐसे आड़े टेढ़े पोज में एकदम से ऐसे खड़ा हो जाएगा, जैसे मान लेते कोई भी रफ पोज जैसे ऐसे, और अब वो बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहेगा बिल्कुल बिना मूव करे, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसे कोई बहुत टफ पोज ऐसे करके, ये तो टफ नहीं है, मतलब कोई भी बहुत टफ पोज में खड़ा होगा और बहुत देर तक खड़ा रहेगा बिना वैसे वहाँ से मूव करे, स्टैचू हो जाएगा, ठीक है। एक ये होता है एबनॉर्मल मूवमेंट और एक होता है लैक ऑफ मूवमेंट, कि बिल्कुल खड़े ही हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया कैटाटोनिया। फिर है पैरानोआ। पैरानोया होता है जिसमें इंसान हर वक्त ना, सुनना होगा ना, पैरानॉइड टर्म यूज़ करते हैं। तो पैरानोया मतलब होता है कि आपको किसी पर यकीन नहीं होता, आप हर वक्त सस्पिशियस रहते हैं कि अरे आपको लगता है कि लोग मुझ पर स्पाई कर रहे होंगे और ये सब लोग मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हैं और ये सब चीज़ें। और इसके बाद है हेबिफ्रीनिया। हेबिफ्रीनिया होता है इलॉजिकल मूवमेंट, इलॉजिकल थिंकिंग। तो कैटाटोनिया, पैरानोया, हेबिफ्रीनिया को इकट्ठे करके, इन सारी सिम्टम्स को ग्रुप करके एमिल क्रैपलिन ने एक हिस्टोरिकल टर्म कॉइन करा, जो है डिमेंशिया प्रीकॉक्स। डिमेंशिया प्रीकॉक्स जो है उसका मतलब होता है अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंटल डिक्लाइन, मतलब मेंटल डिक्लाइन आने से पहले का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया प्रीकॉक्स, जिसमें ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं और फिर आप ये बता सकते हैं कि हाँ अब मेंटल डिक्लाइन आने वाला है, मतलब मेंटल डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और उसका प्रेवलेंस क्या है, कितने लोगों में पाया जाता है और ये सब चीज़ें। ऐसे नहीं हो सकता कि आज आपने हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करा और फिर आप अपने आप को डायग्नोज कर लेंगे या डॉक्टर आपको डायग्नोज कर देंगे कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया है। कोई भी बीमारी डायग्नोज करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक वो सिम्टम्स जो है वो परसिस्ट करने चाहिए और एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ये सिम्टम्स होने चाहिए विद एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ एक्टिव सिम्टम्स। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आपको कभी 4 महीने पहले आए थे और 1 दिन के लिए आए और फिर 2 महीने बाद आए, 1-2 दिन हुआ ऐसा और फिर अकाउंट होगा। 1 महीने तक होना चाहिए और एक्टिव सिम्टम्स होने चाहिए कि मतलब हो रहे हैं रेगुलरली, कि आपका जीवन जो है वो बहुत परेशानी में बीत रहा है। इसके अलावा प्रेवलेंस मतलब होता है कि वो दुनिया में कितना पाया जाता है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो काफ़ी रेयर डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है अराउंड 24 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 24 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है, 1 in 300 पीपल, ठीक है। एज ऑफ ऑनसेट है कि कब स्टार्ट होता है, कौन सी एज में, तो लेट टीन्स में और अर्ली अडल्टहुड में, मतलब जब टीन ख़त्म होने लगता है, मतलब 16, 17, 18, 19 एज में, और अर्ली अडल्टहुड में 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस एज के अराउंड। जेंडर में जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड होते हैं और उनको औरतों के मुकाबले जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रेवलेंस और एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं इसको, कि कितना ज़्यादा है, कितने लोगों में पाया जाता है और ये सब। तो इसमें हम कोर सिम्टम्स के बारे में जब बात करते हैं तो कोर सिम्टम्स जो हैं यहाँ पर 2 तरीके के हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम में आ जाते हैं हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि इमोशंस एक्सप्रेस करना, बोलना और फ्रेशन अप होना, अपना ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, ठीक है। हेलुसिनेशंस होते हैं फॉल्स परसेप्शन, जो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। डिल्यूजन्स होते हैं आपके फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, इनके भी हम अभी सब टाइप्स करेंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है जैसे कि कोई भी पर्पसलेस मूवमेंट, जैसे बहुत गर्मी में रेनकोट पहन लेना या स्वेटर्स पहन लेना, ठीक है, ये, या फिर कोई भी ऑड एराटिक बिहेवियर। इसके बाद है कि सिवियर ये स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करने के लिए इन सिम्टम्स में, इन कोर सिम्टम्स में एटलीस्ट 2 का होना ज़रूरी है और उस 2 में एटलीस्ट 1 जो है वो या तो हेलुसिनेशन या डिल्यूजन या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए, है ना। तो DSM-5 कहता है कि यू नीड एटलीस्ट 2 ऑफ दीज सिम्टम्स एंड 1 ऑफ देम मस्ट बी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ठीक है। अब हम एक एक कोर सिम्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उनके क्या क्या सब टाइप्स होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो हेलुसिनेशन में 5 टाइप के हेलुसिनेशन में पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में साउंड आप हेलुसिनेट करते हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना।
तो इसमें दो टाइप के होते हैं, ये सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको डायरेक्टली आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको बोल रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ कोई ऑर्डर्स वगैरह दे रहा होता है कि यहाँ जाके ये करो, अपने सर पे दीवार सर पे मारो, या ऐसा करके कुछ भी हार्मफुल ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन होता है जिसमें आप दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि दो लोग बोल रहे हैं कि ये कितना बेवकूफ़ है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, इसका कुछ नहीं होगा जीवन में, और ऐसा करके ये दो लोग बात कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है कि आपके बारे में बोल रहे हैं ये, या फिर कुछ भी ऐसा कि आज रात को इसके साथ कुछ गलत होगा और ऐसा करके कुछ भी, ठीक है। इसके अंदर हो जाती है। अब आवाज़ें जो हैं वो हो सकता है कि आपके किसी जानकार की आवाज़ हो, या हो सकता है कोई अननोन आवाज़ हो जो आपने कभी पहले नहीं सुनी। हो सकता है कि कोई विस्पर कर रहा है आपके कान में कि अरे अब तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसा करके कुछ भी विस्पर कर रहा है, या फिर बहुत लाउड शाउटिंग हो रही है कि बहुत एकदम चीख रहे हैं, कि कोई एकदम येल कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की आवाज़ हो सकता है कि एकदम नॉक करने की आवाज़ आ रही है, या किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, फुटस्टेप्स की आवाज़ होती है ना, या फिर बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है। तो कुछ भी ऐसी आवाज़ें जो नहीं यहाँ पर रियल में हो रही हैं वो आपके सुनाई दे रही हैं, तो वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि जब डॉक्टर्स स्कैन करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो उनका ब्रोकास एरिया एक्टिवेटेड होता है, ना कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ सुनाई दे रही है तो आपको ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड होना चाहिए, मगर यहाँ पर ब्रोकास एरिया एक्टिवेटेड होता है जो कि इन्वॉल्व होता है स्पीच प्रोडक्शन में। तो हो सकता है कि जो इंसान ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो खुद ही अपने आप को ये चीज़ें बोल रहा है ना। तो ब्रोकास एरिया एक्टिवेटेड का मतलब है कि ये जो आवाज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये ऐसे चांसेस हैं कि वो इंसान खुद ही बोल रहा होता है और उसको लगता है कि बाहर से कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है। ये होता है ब्रोकास एरिया, ये एक फाइंडिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में, ठीक है। तो ऑडिटरी हो गया, अब हम बात करते हैं विजुअल के बारे में। विजुअल होता है जिसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन काफ़ी लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादा लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं। ये कम कॉमन होता है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप ब्लर्ड फिगर देख रहे हैं, किसी जाने पहचाने इंसान की भी इमेज आपको दिख सकती है। कई बार आपको काफ़ी डिटेल्ड इमेज दिखती है कि बिल्कुल आपको पता चल जाए कौन सा है। कई बार ब्लर्ड इमेज दिखती है, आपको ऐसे परछाई सी लगती है, और ठीक है। तो ये हो गया विजुअल हेलुसिनेशन। और फैक्टरी होता है स्मेल से रिलेटेड। तो हो सकता है कि इंसान जो है वो अच्छी स्मेल भी हो सकती है, बुरी स्मेल भी हो सकती है, कोई जानी पहचानी स्मेल हो सकती है, कोई अजीब वियर्ड स्मेल भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान एक्सपीरियंस सूंघ रहा है कि कोई कपड़े जलने की स्मेल आ रही है, या रबड़ जलने की स्मेल, या बहुत सड़े हुए खाने की स्मेल, कुछ भी अजीब सी स्मेल हो सकती है। फिर है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल मतलब होता है टच का, तो यहाँ पर फिजिकल सेंसेशन होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको टच कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर कीड़े चल रहे हैं आपके ऊपर। तो अगर आपको लगता है ना कि कीड़े चल रहे हैं, तो इंसान क्या होता है अपने आप को अननेसेसरीली स्क्रैच करने लग जाता है कि हटे यहाँ से, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हो जाता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड। तो हो सकता है इंसान ने कुछ भी नहीं खाया कि लेकिन फिर भी वो उसको अजीब से टेस्ट आ रहे हैं, मे बी कुछ बिटर टेस्ट आ रहा है, या रेत का टेस्ट आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो उसे वो नहीं पसंद करता है वैसा टेस्ट आ रहा है, या मेटल का टेस्ट आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 टाइप के हेलुसिनेशंस हो गए। ऑडिटरी सुनने वाला जो मोस्ट कॉमन होता है, विजुअल देखने वाला जो थोड़ा लेस कॉमन होता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, टैक्टाइल टच के लिए, और गस्टेटरी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो डिल्यूजन्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। डिल्यूजन हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होते हैं, जो इंसान अगर प्रूफ हो कि नहीं ये गलत बात है, फिर भी आप उस चीज़ को आप मानते रहते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। पहला है पैरानॉइड, जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। फिर उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि अरे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरे पे स्पाई कर रहा है, लोग मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी इंसान को लगता है कि अरे यार मुझे लगता है ना मेरे नेबर्स ने मेरे घर में कैमरेज लगा दिए हैं, उसके सारे फैमिली मेम्बर ने सब चेक कर लिया, मगर फिर भी वहाँ कोई कैमरे नहीं मिले, और उसे पूरा रियश्योर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मगर वो मान ही नहीं रहा, उसको लग रहा है कि नहीं ऐसा ही है, वो कर रहे हैं। अगला है ग्रैंडियोज
डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब होता है जब आपको लगता है कि मैं कितना महान हूँ, उसमें ऐसा लगता है इंसान को कि मेरे पास कितने स्पेशल पावर्स हैं, मेरे पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, मैं एकदम एक्सट्रीमली हाई स्टेटस का हूँ, ये सारी दुनिया में जो लोग हैं तुच्छ है मुझसे, मुझे किसी हाई मिशन के लिए भेजा गया है धरती पर, तो वो होता है ग्रैंडियोस डिल्यूजन। अगला है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि जो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स या लोग या कोई सिचुएशन वो एक कोडेड मैसेज उसकी तरफ भेज रहे हैं। जैसे कि एक इंसान ने कोई न्यूज़ सुनी, फिर उसने सोचा कि अच्छा ये मेरे को बता रहे हैं शायद ये, फिर उसने किसी को रेड जैकेट में देख लिया तो फिर वो बोलेगा कि देखा भगवान ने मुझे एक इशारा भी दे दिया कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ। फिर उसने कुछ गाना सुन लिया तो कह हाँ देखा देखा ऐसे ऐसे बस ये चलता रहेगा सिलसिला। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो उनको लगता है कि एक स्पेशल मैसेज उसकी तरफ भेजा जा रहा है जो सिर्फ उसके लिए डायरेक्टेड है, मेंट फॉर हिम। ठीक है। अगला है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि कोई आउटसाइड फोर्स है जो कि उसके सारे थॉट्स को, एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसको लगता है ना कि उसका माइंड जो है वो मैनिपुलेट करा जा रहा है, मे बी एलियंस के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू या कोई इनविजिबल पावर के थ्रू, है ना। अगला है थॉट इंसर्शन एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन जो है वो बात करता है कि इंसान को लगता है कि कोई ना उनके दिमाग में जो है वो थॉट्स पुट कर रहा है और वो जो सोच रहा है वो खुद नहीं सोच रहा है, वो एक पपेट की तरह है जो किसी और के जो आइडियाज़ हैं, किसी और के जो वहाँ भरे गए थॉट्स हैं वो उसके दिमाग में वो सोच रहा है। ये होता है थॉट इंसर्शन। अगला है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि वो जो भी चीज़ें सोच रहा है वो सबको पता चल रहे हैं, है ना, वो कहीं पर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, कोई लोग उसे सुन सकते हैं, लोग जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही है। अगला है सोमैटिक डिल्यूजन, जिसमें इंसान को सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी, तो सोमैटिक डिल्यूजन में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत है, मे बी कोई ऑर्गन मिसिंग है या कोई ऑर्गन फेल हो गया या उसको कोई बीमारी है या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं एक इंसान जो है वो ये बिलीव करता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अब वो खाना खाना ही छोड़ देगा, इवन दो डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो यही मानेगा कि नहीं नहीं मेरा तो वो है, फिर वो खाना खाना छोड़ देगा, फिर बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एरोटोमैनिक डिल्यूजन। एरोटोमैनिक डिल्यूजन में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि कोई सेलिब्रिटी उसके प्यार में है, ठीक है, या उसको पसंद करता है ऐसा कुछ, या कोई भी इम्पोर्टेंट फिगर जो है ऐसे करके। तो उसमें क्या होगा कि अगर सेलिब्रिटी से जाके पूछा जाएगा कि आप इनको जानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, मगर ये अलग ही दुनिया में इनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 देखो उन्होंने इस मैसेज के थ्रू, इस गाने के थ्रू मुझसे बात करी है, ये मुझसे मेरे लिए ही था। तीसरे पॉजिटिव सिम्टम के बारे में जो है डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इसी में आ जाता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में आ जाता है इराटिक बिहेवियर, जैसे कभी फ्यूनरल पे हंसने लग जाना, एकदम बीच सड़क पे कपड़े उतारने लग जाना, कुछ भी ऐसा जो उन्हें लगता है कि इट्स ओके नॉर्मल है, बट सोसाइटी के हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला है डिरेलमेंट, जब कोई ट्रेन अपने ट्रैक से हट के गिर जाती है या ट्रैक से हट जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिरेलमेंट। तो वैसे ही जब जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बात को छोड़ के आप कहीं और कुछ भी बातें करने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिरेलमेंट। जैसे इसमें ये कुछ भी बोलने लग जाते हैं जैसे कि माई मॉम कॉल्ड मी, कॉल्स आर एक्सपेंसिव, मनी इज़ फेक, फेक न्यूज़ इज़ एवरीवेयर, बर्ड्स माइग्रेट। इसका कोई सेंस नहीं है, ये कहीं से कुछ भी बातें चल रही हैं, तो ये डिरेल हो गया टॉपिक, है ना। दूसरा होता है टेंजेंशियलिटी में होता है कि आंसर जो है वो वॉन्डर करते हैं टॉपिक के अलावा और उसमें वो मेन पॉइंट पे कभी वापस नहीं आते। जैसे किसी से पूछा कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल कैसा लगता है, तो उसने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, खाने में मुझे ये अच्छा लगता है, पढ़ाई ऐसी होती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मेरे जूते का कलर ब्लैक है, ऑफ टॉपिक कुछ भी इधर उधर की बातें चल रही है, ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगला है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म में क्या होता है कि इन्वेंटेड वर्ड्स, नियो माने न्यू और लॉजिज्म मतलब लोगोस, पढ़ाई, वर्ड्स, ये सब। तो नियोलॉजिज्म मतलब में वो ऐसे वर्ड्स इन्वेंट करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे आर स्पायरलाइजिंग माई थिंकिंग, या फिर द डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फ्लैंटाइज, कुछ भी ऐसे कुछ भी वर्ड बोल दिया जो सुनने में लगे कि एक रियल वर्ड हो सकता है बट ऐसे ही कुछ भी है। वर्ड सैलेड में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करके एक उसमें बोल दिया जाता है, उनका कोई सेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस वर्ड्स हैं। जैसे सनलाइट, वाटर, टैबलेट, हेलमेट, स्मार्टफोन, गैजेट, स्टेटमेंट, सिर्फ वर्ड्स, वर्ड सैलेड, वर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं बस, ठीक है।
अगला है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस में उनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, जो जहाँ चीज़ें होनी चाहिए वो वहीं पर हैं, बस वो सेंस नहीं बनाते हैं। तो मतलब जैसे कि माई शूज़ अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर थॉट, ग्रामेटिकली ये सही है मगर इसका जो मतलब है वो सही नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि सिंटैक्टिकली स्टेटमेंट सही है। सिंटैक्स मतलब होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर पैरामीटर जो है वो सारे सही होने चाहिए, और सिमेंटिक्स मतलब होता है वोकैबुलरी, मीनिंग। तो सिंटैक्टिकली तो सही है, ये सिंटैक्स इसका सही है, मगर सिमेंटिक्स इसके सही नहीं है, इसका मतलब नहीं बनता है कुछ, क्योंकि हमें पता है कि शूज़ कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि शूज़ नॉन लिविंग है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा कि कल हेलमेट ने मुझे बोला कि पढ़ाई कर लो, ठीक है, एक बात जैसी बात है ये, मगर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस बात में, ठीक है। तो ये सारे हो गए डिसऑर्गेनाइज स्पीच के टाइप्स, और ये होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम के बारे में।